नमस्कार, अनफ़िल्टर्ड विद व्लॉग कबीला के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इनकी जो उपलब्धियां हैं उनका डंका जो है चारों तरफ बज रहा है। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं इनका दे दूं। जो शख्स आज हमारे साथ हैं वो है हमारे खेरवाड़ा कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमान दिनेश जी बिश्नोई साहब। और ये जो है पिछले 2-2.5 साल से हमारे वागड़ के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो बिना समय गवाए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्रीमान दिनेश जी बिश्नोई का। धन्यवाद सर। अपन लंबे समय से पॉडकास्ट करने की चर्चा कर रहे थे और आज रामनवमी का शुभ मौके पर दो शिक्षा के मुद्दे को लेकर और एक शिक्षक की उपलब्धि को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आपके दर्शकों और विद्यार्थियों को रामनवमी की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि सर ने जो है रामनवमी की शुभकामनाएं दी और सर को मैंने यहाँ पर एज ए गेस्ट बुलाया है, तो इनसे आज हम करने वाले बहुत सारी बातें। लेकिन कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर उपलब्धियाँ सबसे पहले अगर गिना दी जाए तो जो व्यक्ति देखने वाला जो व्यक्ति है उसके दिमाग में एक अलग सी छवि बनती है। तो पहले मैं सर का थोड़ा सा परिचय जान लेता हूँ, उसके बाद सर की जो उपलब्धियाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर की जो उपलब्धियाँ क्या क्या रही है शिक्षा विभाग के क्षेत्र में। जैसा कि आपने शॉर्ट इंट्रोडक्शन तो दिया है कि मैं राजकीय महाविद्यालय खेरवाड़ा में सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विषय पर कार्यरत हूँ। और मेरा यदि जीवन परिचय की बात करें तो मैं वेस्टर्न राजस्थान के बाड़मेर जिले के दोहरीमना तहसील में एक गांव है भारते की बेरी, जो डेजर्ट इलाका है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी स्कूली शिक्षा मेरे ही गांव की जो स्कूल है भारते की बेरी वहीं हुई। और स्कूली शिक्षा के बाद जो मेरी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर हुई। और यूजी राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में करने के बाद पीजी के लिए मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। और जैसा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में बहुत सारे फैक्टर्स का योगदान होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुरू से ही ग्रामीण समुदाय होते हुए भी हमारी जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो एजुकेशन के प्रति थोड़ी अवेयरनेस रही है, क्योंकि हमारे दादाजी गांव के सरपंच रहे और ताऊ जी जो थे वो भी 1980 के दशक में शिक्षक रहे। तो 1980 के दशक में दादाजी सरपंच थे और ताऊ जी शिक्षक थे। तो शुरू से ही परिवार में शिक्षा के प्रति एक अवेयरनेस थी। इसके कारण परिवार में शिक्षा का माहौल था और ज़्यादातर हमारे फैमिली में पढ़े लिखे हैं। हम भी 5 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 सरकारी जॉब में है। बड़े भाई साहब है वो वरिष्ठ अध्यापक है सामाजिक विज्ञान विषय में, और पिछले 5-6 साल से वो प्रधानाध्यापक का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। सर से बात करी थी, सर के बारे में जब मैं पता लगा रहा था कि जब इनको जो है मुझे एज ए गेस्ट बुलाना है, तब मैंने इनके बारे में देखा कि इन्होंने जो है कम से कम 5 बार जो है नेट करी, जिसमें 4 बार तो इन्होंने नेट करी और एक बार इन्होंने जेआरएफ करी। और जैसे कि मैंने खुद भी कितनी बार नेट का एग्जाम दिया है, लेकिन कभी मेरा नेट में जो है हो नहीं पाया। तो सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है इतना आगे बढ़ रहा है तो किस किस प्रकार से उसकी पढ़ाई का जो है तरीका रहता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उस किसी व्यक्ति को 5 बार नेट क्लियर करवा दे रही है। देखो सर, नेट क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट की पकड़ का मामला होता है, तो शुरू से ही मैंने जब ग्रेजुएशन शुरू की तो उसी समय ही रेगुलर पढ़ाई रखी। ग्रेजुएशन में यदि आप 7-8 घंटे लगातार स्टडी करते हो तो किसी भी विषय में आपकी एक लंबे समय के बाद अच्छी पकड़ हो जाती, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट लेते हो। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट, तो शुरू से रहा है। छठी में आप सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर देते हो, फिर 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस रहा और ग्रेजुएशन में भी पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस। और शुरू से मैंने हमेशा टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, क्योंकि आजकल ट्रेंड 1 वीक सीरीज का है। तो उस समय हमारे समय भी 1 वीक सीरीज चलती थी, लेकिन मैंने हमेशा ही टेक्स्ट बुक्स जो होती है सब्जेक्ट की अच्छी, वो ग्रेजुएशन में पढ़ी। तो इससे मेरे सब्जेक्ट की पकड़ बहुत मजबूत हो गई। और जब मैंने पीजी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की, तो जैसे ही मैंने 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लिया 2017 नवंबर का, जो नेट का पेपर था वो दिया, तो आसानी से क्लियर हो गया, उतनी कोई समस्याएं आई नहीं। क्योंकि आपकी यदि नींव अच्छी है, शुरू से आपने अच्छा सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस कारण ये चयन हो गया। हाँ, जेआरएफ में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से
थोड़ी सी प्रिपरेशन और करनी होती। और जैसे कि सर ने 5 बार जो है नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो सर से मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, जैसे जिस प्रकार से मेरे दिमाग में बात है, हो सकता है आपके दिमाग में भी यह बात हो कि एक तरफ जो है सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है कि लोग जो है सिविल सर्विसेज की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ जाने का जो है रुख किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर 5 बार जो व्यक्ति नेट जेआरएफ कर सकता है, तो अगर अगर ढंग से तैयारी करी होती तो आरएएस या फिर हो सकता है यूपीएससी भी निकाल देते, लेकिन उसको छोड़ करके सर ने जो है एजुकेशन की तरफ जो है अपना रुख क्यों किया? शुरू से जब हम गांव से जयपुर के लिए निकले थे तो शुरू में सिविल का ही विचार था, सिविल सर्विसेज अफसर बनने का एक मन में था कि गांव में स्कूल एजुकेशन में क्लास में टॉपर्स ही थे, कभी प्रथम या द्वितीय स्थान आते थे। तो शुरू में ही था कि शहर जाके अफसर बनेंगे, तो अफसर बनना है तो गए जोधपुर या जयपुर। तो जयपुर में किसी ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो हम राजस्थान यूनिवर्सिटी चले गए। ग्रेजुएशन में मेरा अफसर बनने का विचार था जब तक मैं जयपुर में था, लेकिन मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बीएचयू गया, और बीएचयू जाने के बाद बीएचयू का माहौल थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा, वहाँ सिविल का इतना नहीं है, एकेडमिक प्रोफेसर्स है, नेट जेआरएफ पीएचडी, तो वो एक रिसर्च टाइप का माहौल है। तो वहाँ जाने के बाद मेरा एकेडमिक क्षेत्र में रुचि बढ़ी। उसके बाद मेरा लक्ष्य में परिवर्तन आया और मैंने कहा प्रोफेसर भी एक अच्छी जॉब है और अच्छा करियर है, और इसमें ये ज्ञान ग्रहण करने की बहुत क्षमता है और आप ज्ञान बच्चों को वितरित भी कर सकते हो। तो इस वजह से मेरा उसमें रुझान बीएचयू से बढ़ा पीजी में। और फिर मैंने वैसे सिविल सर्विसेज में अपने आरएस के एग्ज़ाम दिए थे। आरएस जो 2018 वाला था वो मैंने मेंस दिया था, और आरएस 2021 का था वो भी मैंने 2 मेंस से दिए थे। कुछ मेरी उसमें समस्याएं थी कि मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग शुरू से ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो एजुकेशन हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई थी। तो पढ़ने में होशियार थे तो क्या है, होमवर्क पे ज़्यादा जोर देते नहीं। शिक्षक भी कोई प्रश्न पूछ लेते थे मौखिक, तो उसका जवाब दे देते थे। तो होमवर्क के मामले में थोड़ी सी शुरू से ही ढिलाई बरती गई। इसकी वजह से स्पीड भी स्लो हो गई और हैंड राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं रही। और यूपीएससी और ये जो आरएस के एग्ज़ाम्स है, यहाँ आपको कम समय में बहुत लिखना होता है, तो वो भी एक रीजन्स रहा। और फिर मेरा रुचि बीएचयू के बाद एकेडमिक में बढ़ गई, और फिर मैंने अच्छी तैयारी की, इसमें चयन हो गया। तो एक शांति और अच्छी जॉब है, तो मैं इसमें संतुष्ट हो गया। तो सर की जो बात है उसको सुन करके एक बात पता चली, जो भी पेरेंट्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपनी जो हैंड राइटिंग है उसको सुधारने में थोड़ा फोकस करें, क्योंकि मेरी भी जो हैंड राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर सीखनी है कि आपकी हैंड राइटिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी हो सकती है। तो उनको जो है अपनी हैंड राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है। और सर जैसे कि ये अपन बात कर रहे थे, तो सर से जब मैं बात कर रहा था, और जो हमारा एरिया है, जो वागड़ का एरिया है, उसमें मैं खुद अभी यहाँ तक हूँ, मैंने एक चीज़ सीखी थी कि 12th होती है, 12th के बाद ग्रेजुएशन होती है, और उसके बाद बीएड वगैरह सारी चीज़ें होती है। लेकिन सर से जब मैं बात कर रहा था तो सर ने मुझे एक नया टर्म बताया, जिसके बारे में लिटरली आज तक मुझे भी नहीं पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो उस बारे में सर से जानना चाहूँगा कि वो सिर्फ क्या चीज़ थी, 12th के बाद क्या था वो? चर्चा हो रही थी तो मैंने सीयूटी की बात की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जब आप 12th पास कर लेते हो तो भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए एनटीए एक एग्जाम आयोजित करता है, जिसे अपन सीयूटी कहते हैं। पहले भी था, पहले यूनिवर्सिटी क्या करती थी, अपना अपना अलग एग्जाम लेती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम लेती थी, बीएचयू अपना अलग लेती थी। जैसे मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेती थी, और मैंने उसका दिया और मेरा बीएचयू में पीजी के लिए चयन हुआ। अब इन्होंने टेस्ट कॉमन कर दिया कि बच्चों को अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़े, अलग अलग एग्जाम नहीं देने पड़े, एक ही एग्जाम से वो भारत की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में से अपनी चॉइस और रैंक के अनुसार प्रवेश ले सके। इसके लिए सीयूटी की एग्जाम होती है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन है और फीस कम है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों का थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, इसकी फ़ीस का इश्यू आता है। तो फीस वाला इतनी प्रॉब्लम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो आप सीयूटी के थ्रू एग्ज़ाम देके और वहाँ प्रवेश ले सकते हो। तो सर मैं मेन चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अपन नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे खेरवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की जो कॉलेज है, जो अपन नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं,
उससे सीयूईटी किस प्रकार से अलग है, क्या डिफरेंस दोनों में रहता है? देखो, मान्यता के स्तर पे तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी से अपने एमएलएसयू से मान्यता प्राप्त है और वही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो मान्यता के स्तर पे अंतर नहीं है, लेकिन स्तर है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। भारत के टॉप विश्वविद्यालय है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसी लगभग 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा ये है कि वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, फीस आपकी ज़्यादा है नहीं, आपको हॉस्टल की सुविधा, यदि आप अच्छी रैंक में हो तो हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। बीएचयू में तो बहुत सारे हॉस्टल है, 100+ हॉस्टल है, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को हॉस्टल मिल जाते हैं। और लाइब्रेरी की शानदार सुविधा है, विशाल लाखों पुस्तकों की लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है और प्लस पुस्तकालय है, तो वहाँ बैठ के आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो, रिसर्च के आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। और दूसरा, वहाँ जो भारत के विभिन्न राज्यों के लोग आते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, तो आपका एक माइंड ब्रॉड होता है, आपकी एक सोचने समझने की शक्ति विस्तृत होती है। भारत के विभिन्न धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग को जानने का मौका मिलता है, उससे आपके एक साम्यवादी दृष्टिकोण का विकास होता है। विभिन्न विचारधाराओं से आप रूबरू होते हो, लेफ्ट है, राइट है, फेमिनिज्म है, तो उससे आपका एक मस्तिष्क परिपक्व होता है और जिससे आप एक अच्छे नागरिक बन पाते हो और अपना जीवन तो व्यक्तिगत जीवन में तो आप तरक्की करते हो और सामाजिक और राष्ट्र के उत्थान में भी आप अच्छा योगदान कर सकते हो। और वहाँ जो जाते हैं तो उनकी सफलता की रेट ज़्यादा है। प्लेसमेंट है, आर्ट्स में कभी प्लेसमेंट नहीं सुना, सोशल साइंस में वहाँ बीए और एमए में प्लेसमेंट है, बीए में करने के बाद नौकरी लगते हैं। अपने यहाँ जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन चलता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जुले, वहाँ सारे बीएचयू के हैं। मेरे कम से कम 10 जानकार हैं जो बीएचयू से एमए करने के बाद सीधे फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, जॉब भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो इसलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत शानदार है। और यहाँ के विद्यार्थी, जो आप कह रहे हो जानकारी का अभाव है, कॉलेजों में हम आते हैं तो, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो हम पीजी के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि यूजी तो में एडमिशन हो गया, तो स्कूल लेवल पे आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। 12th वाले बच्चे हैं तो उनको आप गाइड कीजिए सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए। अभी सीयूटी का मार्च में फॉर्म भरे गए थे, 22 मार्च शायद लास्ट डेट थी, बढ़ गई होगी तो जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय आप उनको अवेयर कीजिए बच्चों को। और कोई ये कठिन काम नहीं है, एसटी बाहुबल्य क्षेत्र है तो उनकी अलग मेरिट्स रहेगी, तो बच्चे यहाँ के पार्टिसिपेट करके वहाँ जा सकते हैं और जिससे अवेयरनेस भी आएगी और बच्चे सफल होंगे। एक बच्चा यदि चला गया तो उसको देख के गांव के अन्य लोगों में भी जागरूकता आएगी और पेरेंट्स भी जागरूक होंगे कि वो बच्चा कैसे गया वहाँ, तो भेजेंगे। तो स्कूल लेवल पे आपको इसको एक वर्कशॉप या किसी भी ऐसे जानकार व्यक्ति को बुलाना चाहिए और बच्चों को इसके लिए गाइड करना चाहिए। अगला सवाल सर से मेरा ये है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है, मैं किसी की बुराई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस इतना सा है कि एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि 12th के बाद जो है बीएससी बीएड कर लो, बीए बीएड कर लो और उसके बाद जो है इंटर्नशिप वगैरह करो और उसके बाद जो है रीट और इन सारी चीज़ों में लग जाओ। लेकिन मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है आपको देख करके मोटिवेट होता है, चाहे मैं हूँ या कहीं कोई और भी व्यक्ति है, कोई आपको देख करके मोटिवेट होता है, कोई व्यक्ति जीरो से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुँचना चाहता है, तो उसको पूरे रास्ते में क्या क्या चीज़ें उसको देखनी है, कौन कौन से एग्जाम देने हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये सारी बातें मैं सर से पूछना चाहूँ। देखो, किसी भी सफलता के लिए आपको शुरू से यदि आप प्लानिंग करके चलते हो, गोल टारगेट यदि निश्चित करते चलते हो, तो सफलता आसान हो जाती, क्योंकि एक लंबा समय होता है। लंबे समय की यात्रा में आप पहले से प्लान करके चलते हो तो आपको ज़्यादा असुविधाओं का सामना या असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, अभी कुछ दिन पहले बिहार से एक लड़के का मेरे पास फ़ोन आया, यूट्यूब पे मेरे नंबर्स थे तो उसने लिए और कहा सर मैंने 12th अभी किए और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ, और वो भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि कितना बच्चा इतना जल्दी अवेयर है। तो मैंने कहा आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, इस समय आप अवेयर हो गए, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट
महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में उसका ऑनर्स लेना है। ऑनर्स ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट आप 3 सालों तक अच्छे से पढ़ते हो। पास कोर्स भी ले सकते हो, जैसे मेरे पास कोर्स थे तो 3 सब्जेक्ट्स होते, हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था और इंग्लिश लिटरेचर था। और ऑनर्स में होता है कि एक सब्जेक्ट को आप गहनता से पढ़ते हो। तो क्योंकि मेरा शुरू से प्रोफेसर का विचार नहीं था और मुझे भी नहीं पता था कि ऑनर्स सब्जेक्ट भी कोई होता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में हम राजस्थान कॉलेज में पढ़े तो कई बच्चों से पूछे गए, मैं तो ऑनर्स का विद्यार्थी। तब हमको समझ में आया कि ये ऑनर्स क्या होते हैं, तो उन्होंने कहा एक सब्जेक्ट में, ये पीजी की तरह ही समझ लो। तो जब 3 साल एक ही सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेगा और फिर जब वो पीजी में उसको अच्छे से पढ़ेगा और उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है लेखकों की, चाहे भारतीय अपने स्तर की हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पुस्तक हो, उनको जब पढ़ेगा तो उसका बेसिक इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि कोई पास कोर्स का विद्यार्थी है और जिसको लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या स्कूल लेक्चरर बनना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल एक सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है, तो पास कोर्स वाले व्यक्ति को जिस सब्जेक्ट में रुचि है, पहले अपनी रुचि को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स होते हैं ग्रेजुएशन में। तो उसमें से एक सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आगे जाना चाहते हो, उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। 3 सब्जेक्ट में 50% तो एक ही सब्जेक्ट को दो। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया तो 50% समय एक सब्जेक्ट को दो और बाकी 2 सब्जेक्ट को 50% दो। तो शुरू से ही आपकी सब्जेक्ट की नींव अच्छी होगी तो फिर स्कूल लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के बाद फिर उसको पीजी करनी है। पीजी, पीजी और पीजी के बाद सीधा नेट नेट का एग्ज़ाम, और नेट के एग्ज़ाम के बाद फिर नेट के एग्ज़ाम के बाद अलग अलग जो पब्लिक सर्विस कमीशंस है उसमें भर्ती आती है, उसमें आप अप्लाई कीजिए। और जैसे कि स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं, स्कूल के अंदर जो लेक्चरर्स होते हैं, उनकी लाइफ जो है मोस्टली सभी को पता होती है, लेकिन कॉलेज लेक्चरर्स जो होते हैं उनका जीवन स्कूल के जो लेक्चरर होते हैं उनसे कैसे डिफरेंस होता है, मतलब क्या क्या चीज़ आपको डील करनी पड़ती है। सर दोनों शिक्षक है तो ज़्यादा कोई अंतर तो है नहीं। जैसे हमारा भी काम पढ़ाने का है, आपका भी काम पढ़ाने का है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा जो नॉन टीचिंग्स वर्क होते हैं वो भी हमारे भी होते हैं। स्कॉलरशिप वाले हो गए, अन्य डेवलपमेंट्स की योजनाओं के प्रचार प्रसार से संबंधित हो गए, कुछ इंटर्नशिप्स वाले हो गए। तो ये कुछ चीज़ें होती है। मेन तो ये होता है कि मुझे तो स्कूल वाला मामला थोड़ा ज़्यादा कठिन लगता है, क्योंकि स्कूल प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाना बहुत कठिन कार्य होता है। वहाँ एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है, क्योंकि उस लेवल पे जाके बच्चों को पढ़ाना वो कठिन होता है। अब हमारी क्या होता है कि बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, एक उनके एनालिटिकल करने की शक्ति भी विकसित हो जाती है, तो हम लेक्चरर मेथड से पढ़ाते हैं। जो चैप्टर आया सीधा उसको एनालिसिस करते हैं। और फिर लेकिन यहाँ खेरवाड़ा में थोड़ी इस कारण दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चों का लेवल है कॉलेज में आने के बावजूद भी स्कूल के प्राइमरी लेवल का है, तो वहाँ लेक्चरर मेथड से उनको समझने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, तो हमको उस लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है। तो ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है। यदि प्राइमरी लेवल पे भी उनके जो नींव मजबूत हो जाए ना, तो फिर कॉलेज में उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और शिक्षकों को भी इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना। और जैसे कि सर ने पढ़ाई की बात करी, लेकिन एक चीज़ और होती है जो किसी भी जॉब के लिए इंसान को अट्रैक्ट करती है। मैं बात कर रहा हूँ सैलरी की। तो अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनते हो तो सबसे पहले जो है कोई व्यक्ति अगर कॉलेज लेक्चरर जाना चाहे और वो चाहता है कि मेरी सैलरी वगैरह थोड़ी ठीक ठाक हो, तो कॉलेज लेक्चरर बनने के बाद व्यक्ति की पहली शुरुआती सैलरी क्या होती है। सर सैलरी की बात करें तो कॉलेज लेक्चरर की बहुत शानदार सैलरी है। सैलरी में ये जो बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली जॉब है, इसमें भी 2 साल का परिवीक्षा काल होता है, जिसमें फिक्स सैलरी मिलती है 40,000 और ये 6,000 ग्रेड पे की जॉब है। जो RAS या IAS का जो ग्रेड पे होता है उससे भी ज़्यादा इसका ग्रेड पे होता है। तो सैलरी तो सरकार बहुत अच्छी देती है। जब प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाता है तो लगभग आपकी 95 या 1 लाख ग्रोस सैलरी होती है।
ये जो पे ग्रेड का कॉन्सेप्ट है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो थर्ड ग्रेड होता है उसकी जो पे ग्रेड होती है 3600 होती है। सेकंड ग्रेड जो होता है, सेकंड ग्रेड जो टीचर होता है उसकी पे ग्रेड 4200 होती है। और जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो होता है उसकी जो पे ग्रेड होती है वो 4800 होती है। तो सर जो हैं 6000 पर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी का डिफरेंस स्कूल एजुकेशन से लगा करके और कॉलेज एजुकेशन के बीच में कितना होता है, यानी कि RSIS के लेवल की जो है सैलरी यहाँ पर होती है। और जैसे कि आप इतने टाइम से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं खेरवाड़ा के अंदर, तो सर मैं यूँ जानना चाह रहा था कि आप जहाँ से संबंध है, जैसे कि आप बिश्नोई समाज से संबंधित हैं, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में पढ़ाई का जो रवैया है किस प्रकार से अलग है। जैसे कि वहाँ के लोग, जहाँ तक मुझे पता है, जितने भी मेरे साथी रहे हैं कॉलेज वगैरह में, तो वो जो जयपुर उधर सवाई माधोपुर के थे वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, और उनके कंपेरेटिवली हम जो है थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम उनसे पीछे हैं। तो यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में पढ़ाई का जो रवैया है वो किस प्रकार से? सर देखो, यदि अंतर की बात करें तो थोड़ा अवेयरनेस, एजुकेशन के प्रति जो अवेयरनेस है वो यहाँ कम है। अवेयरनेस का यह मतलब माता पिताएं एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं, खासकर आदिवासी समाज में। वहाँ क्या है कि माता पिता, जैसे हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन फिर भी वो शिक्षा के और नौकरी के महत्व को समझते हैं। जब भी हम स्कूल से घर आते थे तो वो कहते थे बेटा पढ़ो, इधर उधर घूमते टाइम वेस्ट करते तो पढ़ो। और जब हम पढ़ते होते थे हमको कोई काम नहीं बोलते थे, वो पढ़ रहा है, उससे कोई घर का कार्य नहीं करवाते थे। तो वो नहीं पढ़े फिर भी एजुकेशन का बहुत महत्व समझते थे। और यहाँ शायद इतना मैंने ग्रामीण सोसाइटी का अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो बच्चे आते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि घर कितने पढ़ते हो, अभी मैं गर्ल्स कॉलेज में गया था अपने जो एग्ज़ाम लेने, तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे पूछ लिया। मैंने कहा 5 घंटे कौन पढ़ता है नित्य प्रतिदिन, तो किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा 2 घंटे, किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। फिर किसी लड़की ने बोल दिया कि सर रील्स बहुत देखते हैं। कितने में 5 घंटे रील्स देख लेते हो? कि 5 घंटे क्या 12 घंटे भी रील्स देखने वाले। तो मतलब बच्चों का सोशल मीडिया की तरफ काफ़ी समय व्यतीत हो रहा है। तो एक तो माता पिता को बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा और उनको पढ़ाई के प्रति थोड़ा प्रेशराइज करना होगा कि आप पढ़ो। और दूसरा, यहाँ घूमने फिरने वाली थोड़ी प्रवृत्ति ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी पढ़ाई में बाधा पहुँचती है। और थोड़ा सा वहाँ के क्षेत्र के लोग जोधपुर जयपुर जो अच्छे संस्थान हैं पढ़ने के, वहाँ चले जाते हैं। जैसा आपने बताया कि यहाँ CUT के प्रति अवेयरनेस नहीं है, हमारे क्षेत्र में CUT के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत सारे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो ये अवेयरनेस आप बढ़ाओगे, माता पिता के अवेयरनेस कि बच्चों को नित्य प्रतिदिन स्कूल आने के बाद, बच्चा 4-5 घंटे स्कूल में रहता है, उसके बाद तो घर रहता है, तो कम से कम 4-5 घंटे वो पढ़े। फिर शिक्षक 12th के बच्चों को CUT की तरफ या केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ प्रमोट करे। और बच्चों को ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे घूमना फिरना करना, उसमें ज़्यादा जो समय व्यतीत करते हैं, तो उस पर नियंत्रित स्थापित करने का कार्य जो माता पिता और शिक्षकों को करना चाहिए। उससे फिर ये सोसाइटी भी आगे बढ़ सकती है। और जैसे कि सर से हमने बात करी थी कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए अपने सब्जेक्ट पर जो है उनकी पकड़ होनी चाहिए। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि चलो सब्जेक्ट तो है, उसके अलावा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है और क्या क्या चीज़ें उनको करनी है, ताकि वो जो है अपने लक्ष्य की तरफ जो है प्रॉपर तरीके से बढ़ सके। जैसे सब्जेक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट एक चीज़ होगी कि सब्जेक्ट तो उसको पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है, तब जा करके वो कॉलेज लेक्चरर तक पहुँच पाएगा। देखो, कोई भी सफल के लिए पहले तो आप लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये लक्ष्य, आप चाहे लक्ष्य छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, आप लक्ष्य फिक्स कीजिए। लक्ष्य फिक्स करने के बाद देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले तो योग्यता क्या है कि उसको MA करनी है, नेट करनी है, उसका फिर सिलेबस क्या है। और सिलेबस को देखने के बाद पता चलेगा कि कितने समय में ये सिलेबस कवर होगा, तो उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। जब आपका प्रॉपर टाइम टेबल होगा, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है सफलता में। और वर्तमान समय में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसमें तो टाइम मैनेजमेंट और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बढ़ गई। तो यदि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा है, सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक आपकी टू डू लिस्ट है, तो आप सफल हो सकते हो। अब जैसे टाइम टेबल है, तो उसको आप विभिन्न
भागों में बांट सकते हो, जो सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम का समय और रात्रिकालीन समय। तो उसमें आप अपने दैनिक क्रिया और पढ़ाई को समावेशित करते हुए एक अच्छा सुव्यवस्थित यदि आप टाइम टेबल बनाते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस पढ़ते हो और मानक पुस्तकों से पढ़ते हो, प्रत्येक सब्जेक्ट की जो बेसिक मानक पुस्तकें होती है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद आप किसी अच्छे कोचिंग संस्थान या अच्छे टीचर्स के नोट्स भी उसमें ऐड कर सकते हो। फिर टेस्ट सीरीज है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलके सफलता की राह तक पहुंचाएगी। और जैसे एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू वगैरह भी हुआ होगा, तो इंटरव्यू में आपको अगर कुछ पुरानी बातें याद होगी कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें जो आपसे पूछी गई और क्या चीज़ जो थी आपके अंदर देखी उन्होंने जिससे जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, कोई क्वेश्चन वगैरह आपको याद हो या फिर कोई ऐसा अनुभव हो जो आप साझा करना चाहें कि अगर कोई व्यक्ति जो है अभी, क्योंकि रिसेंटली जो है कॉलेज लेक्चरर का जो है रिजल्ट आया है और उनका जो इंटरव्यू कॉल अभी शायद रिसेंटली आया है, तो वो कोई व्यक्ति जो है इस वीडियो को देख रहा है और वो उसका इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है और क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई थी, थोड़ा सा जी, देखो कॉलेज लेक्चरर में जब मुख्य परीक्षाएं एग्जाम हो जाती हैं, 2 पेपर तो सब्जेक्ट्स के होते हैं और एक जो पेपर होता है राजस्थान जीके का, टोटल 3 पेपर तो रिटन होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं और फिर 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। टोटल मेरिट 224 मार्क्स में से बनती है। इंटरव्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी होते हैं उनके चयन में इंटरव्यू का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंटरव्यू की वजह से वो उनका चयन हो भी जाता है और इंटरव्यू की वजह से वो बाहर भी हो जाते हैं। तो इंटरव्यू को आप कभी भी हल्के में नहीं लें। अब इंटरव्यू की तैयारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने यदि रिटन क्लियर किया है और आप पिछले यूजी पीजी से उस सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हो, तो सब्जेक्ट में आपकी एक पकड़ तो हो जाती। और इंटरव्यू में हमेशा ही बेसिक पकड़ पे ही सवाल किए जाते, सब्जेक्ट की जो बेसिक चीज़ें हैं वो ही पूछी जाती। आपको कोई अगर ध्यान हो पुराना कि हाँ ये चीज़ मेरे से पूछी गई थी जैसे मैं उसके पे भी आऊँगा। जो सब्जेक्ट का बेसिक चीज़ होती है उसी पे इंटरव्यू चलता है और यदि आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी के टॉपिक्स पे भी इंटरव्यू चल सकता है। अब महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। बहुत सिंपल चीज़ होती है, जैसे न्याय है उसके बारे में पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में, जस्टिस क्या है, समानता क्या है, तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करो। यदि आपने टू द पॉइंट उसको प्रेजेंट कर दिया और एकदम बहुत अच्छी वस्तुनिष्ठ सामान्य परिभाषा उसको दे दी, उसको इधर उधर ज़्यादा घुमाया नहीं, तो वो एक अच्छी परिभाषा मानी जाएगी। तो इसलिए आप कोई भी प्रश्न हो उसका क्लियर जवाब दो, टू द पॉइंट जवाब दो, उसको ज़्यादा लंबा मत करो। और यदि उस पे और सवाल आते हैं पैनल की तरफ से तो आप उसका जवाब दो, और यदि कोई सवाल नहीं आता तो स्पष्ट मना कर सकते हो। अब मेरे से कई सवाल ऐसे पूछे गए थे, तथ्यात्मक सवाल थे, बिम्स्टेक का मुख्यालय, क्योंकि थोड़ा दबाव तो रहता ही है, तो मुझे वो मुख्यालय याद नहीं आया, तो उन्होंने कहा आप गैस करो। फिर मैंने गैस करने की कोशिश की, फिर भी मैंने कहा मुझे सर पता नहीं है, लेकिन उसका जो स्थान है वो बी से शुरू होता है, ऐसा मेरे माइंड में आया। तो फिर वो हंसे। तो यदि आपको नहीं आता है तो आप मना कर सकते हो, यदि गैस करने का बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हो। तो इंटरव्यू का जो पैनल्स होता है वो इंटरव्यू को बहुत ही लाइट करने का प्रयास करता है कि जिससे विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी है वो अपना पूरा ज्ञान को व्यक्त कर सके। जैसे कि मैं यूपीएससी वगैरह के जो है मॉक टेस्ट वगैरह देखता रहता हूँ, उसमें थोड़ा बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपसे इंटरव्यू एग्जाम करेगा। तो आपने जो इंटरव्यू दिया और जो अपन इंटरनेट पर देखते हैं कि यूपीएससी वगैरह के जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा सा मतलब अपने वाला जो है जो कॉलेज लेक्चरर का थोड़ा सा लाइट रहता है या फिर उसी लेवल का इंटरव्यू जो है वो होता है, मतलब आपके कपड़े वपड़े सारे देखे जाते हैं, बिल्कुल आपसे जो है एक अधिकारी की तरीके से सवाल किए जाते हैं, ये थोड़ा सा उससे ईजी रहता है या फिर कैसे क्या है? देखो पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपकी तो जो प्रोफेशनल ड्रेस है, जो नॉर्मली ड्रेस आप डार्क पैंट हो गया और प्लेन आपका हल्का शर्ट हो गया, तो ये प्रोफेशनल लुक तो आपको अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का पद प्रोफेशनल पद है, तो उस हिसाब से आपको जो आपका व्यक्तित्व है उसका तो निर्माण करना होता है। आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, जो आपका शारीरिक हाव भाव है वो तो आपका वेल अप टू डेट होना ही चाहिए। अब जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत बड़ी लड़ाई है, तो उस लड़ाई की तैयारी वो बहुत ज़्यादा अच्छी करवाते हैं मॉक इंटरव्यू में।
वहाँ उतनी लड़ाई विशाल नहीं होती है या इतनी भयानक नहीं होती है, लेकिन उसकी तैयारी उस हिसाब से कराई जाती है कि यदि वहाँ ऐसी स्थिति भी आए तो विद्यार्थी उस स्थिति को फेस कर ले। जो मॉक इंटरव्यू में कई बार जो सवाल के लेवल है वो बहुत सारे हाई लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं है कि आपको वास्तविक इंटरव्यू में उस प्रकार के सवाल पूछे जाएँ। आपको सब्जेक्ट की बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के और प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ में अंतर तो होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बहुत डाइवर्स होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ लेंगे, सोसाइटी से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हो जाते हैं, प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित। लेकिन जो आपका प्रोफेसर का इंटरव्यू है वो सामान्यतः सब्जेक्ट से संबंधित होता है, या आप जिस जिले से बिलोंग करते हो तो उससे संबंधित कुछ जीके के प्रश्न हो सकते हैं। तो इंटरव्यू सामान्यतः जो प्रोफेसर का इंटरव्यू है वो सरल होता है, ज़्यादा इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे कि आज के टाइम में बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आप सीईटी देख लो, अ, पटवारी का देख लो, वीडियो का देख लो, और भी बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम जो है, जैसे कि अभी चतुर्थ श्रेणी का जो है वो भी एग्जाम है, और रीट वगैरह के एग्जाम भी होते रहते हैं, सेकेंड वगैरह के भी एग्जाम होते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन एग्जाम्स के कंपेरेटिवली जो कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम का जो लेवल है कितना रहता है, मतलब कि ईजी है या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? देखो, हर एग्जाम की अपनी अपनी प्रकृति है। कॉलेज जो लेक्चरर है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो मेन सब्जेक्ट पे आधारित है, तो उसमें सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और सब्जेक्ट में डीप सवाल पूछे जाते हैं। आरपीएससी का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है हाल के 5-7 सालों। सब्जेक्ट में बहुत ही डीपली सवाल पूछे जा रहे हैं और पेपर का लेवल भी बहुत कठिन होता है। जैसे मेरे कुछ साथी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, वो कहते हैं कि आपके जो आरपीएससी का लेवल है ना, बहुत टफ लेवल है। अच्छा, दूसरे दूसरे स्टेट के कंपैरिजन जो उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। और जैसे कि अभी जो अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके में भी पेपर देखता तो उनका लेवल भी जो है बहुत टफ होता है। उस बारे में आपका क्या विचार है, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, आरपीएससी के साथ साथ जो अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के एग्जाम जो 2015-16 में जो ग्राम सेवक पटवारी के थे उनका लेवल तो आरएस से भी ज़्यादा टफ लेवल था। और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन टफ ही हो रहा है। उसका कारण क्या है? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बच्चे कोचिंगों में और सेल्फ स्टडी 12-15 घंटे पढ़ने वाले, और जो एक्सपर्ट्स टीम है, तो एक्सपर्ट्स का भी नज़रिया ये हो गया कि थोड़ा एग्ज़ाम की क्वालिटी रखें, इसलिए वो उसको टफ बनाते जा रहे हैं। और एक बार जब उसका लेवल टफ बन गया तो नए एक्सपर्ट्स भी आते हैं तो उसी रूटीन को फॉलो करते जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी टफ हो गया। टफ हो गया तो उसके लिए आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो छोटे मोटे एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे पटवारी हो गया, सीईटी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे वीडियो हो गया, रीट हो गया, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और भी बहुत सारे एग्जाम जो हैं राजस्थान के अंदर होते हैं। तो वो जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से वो तैयारी करें ताकि जो है उनको भी जो है फटाफट से सरकारी नौकरी मिल जाए? देखो, तैयारी तो यदि आप शुरू से ही अच्छी करोगे तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं, और बाद में भी करोगे तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिल जाएगी। सफलता के लिए यही है कि किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को निकालो। उस सिलेबस से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, या आपके जो शिक्षक है या कोचिंग संस्थान के लोग गाइड करते हैं, वो अच्छी पुस्तकें पढ़ो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ये चीज़ के साथ आपकी पॉजिटिवनेस रखो, सकारात्मकता ज़रूरी है। वर्तमान में विद्यार्थियों में तनाव बढ़ता जा रहा है। वो पढ़ते तो है, किताबें लिए बैठे रहते हैं, लेकिन उतना वो याद नहीं कर पा रहे क्योंकि तनाव बहुत है। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मकता, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा तो आप का जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी अच्छी रहेगी। आप कम समय में भी बहुत अच्छा याद कर सकते हो, और जब कम समय में आप अच्छा याद करोगे तो उससे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा और आप एक सफलता की ओर अग्रसर होते जाएंगे। और हम बात करें कि आज के ज़माने में जो है जितना एग्ज़ाम का कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही लोगों के अंदर जो है सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोस्टली जो लोग हैं रील्स वगैरह देखते रहते हैं, हालांकि मेरे को भी जो है थोड़ी सी जो है लत लग गई है कि रील्स देखने की। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन चीज़ों से कैसे दूर रहा जाए ताकि जो है लाइफ में जो है कुछ अच्छी चीज़ें बच्चे जो है कर पाए? तो सर, 2016 के बाद का जो अपने भारत में इंटरनेट का एक युग आया, ये इंटरनेट की लहर, जो फ्री में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध करवाया गया और कम पैसों में
अच्छा इंटरनेट की स्पीड उपलब्ध हुई, उसके बाद से सोशल मीडिया का क्रेज युवाओं में काफ़ी बढ़ गया। सोशल मीडिया के कुछ पॉजिटिव्स है और नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव का उपयोग हो नहीं पाता है, ज़्यादातर नकारात्मकता बढ़ गई। उसमें होता क्या है कि आपकी समय की बर्बादी हो रही, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, स्क्रॉल करते जा रहे हो। वो एक अनंत यात्रा है जिसमें आपकी पूरी उम्र भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो यात्रा खत्म नहीं होने वाली। तो कहीं तो आपको सफल होने के लिए उस यात्रा को रोकना होगा। आप यदि भारत में आंकड़ों की बात करो तो भारत में प्रतिदिन स्क्रीन टाइमिंग लगभग 6-7 घंटे। आज 150 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 100 करोड़ है के पास जो इंटरनेट युग मोबाइल है, और उसमें भी 5-7 घंटे की स्क्रीन टाइमिंग 70% सोशल मीडिया पे खर्च हो रहा है। सोशल मीडिया की वजह से क्या हो गया, रचनात्मकता डाउन हो गई, क्योंकि वो जो समय था उसका आप अच्छे कार्य में प्रयोग कर सकते थे। आप एक्स्ट्रा किताबें पढ़ोगे, उसका असर अपन पे भी है, शिक्षक समुदाय पे भी। नौकरी लगने के बाद क्या शिक्षक को अवेयर रहना चाहिए, उसको करंट अफेयर से चीज़ और खुद को अप टू डेट रखना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर समय वहाँ व्यतीत होता है और उसका प्रभाव फिर विद्यार्थियों पे भी पड़ता है। तो ये पूरे संपूर्ण समाज के लिए, शिक्षकों के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी एक बहुत चुनौती का कार्य हो गया सोशल मीडिया पे नियंत्रित करना। तो इसके लिए ये किया जाए कि विद्यार्थी को, जब विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जैसे मैं कंपटीशन की तैयारी करता था तो मेरे पास सोशल मीडिया में 2 चीज़ें थी, एक तो फेसबुक और एक व्हाट्सएप। और जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू की तो एक शपथ ले ली कि मैं जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक व्हाट्सएप और फेसबुक खोलूँगा नहीं, और मोबाइल से उसको डिलीट कर दिया। और उसमें माता पिता की भी कसम खाई, हमारे संत जाम्बू जी की कसम खाई कि मैं कहीं विचलित नहीं हो जाऊँ। तो ऐसा मैंने उसको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए किया, और मैंने लगभग 5-6 महीने लास्ट में जो एग्ज़ाम की तैयारी समय मैंने सोशल मीडिया खोला ही नहीं, और मेरा वहाँ जो समय व्यतीत हो जाता या जो समय वेस्ट हो जाता वो नियंत्रण में आया और उसको मैंने पढ़ाई की तरफ लगाया। तो आपको उस पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। यदि उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया तो समय चला जाएगा, और जब समय गुजर जाता है तो वो समय वापस नहीं आता, और जो समय का महत्व तो नहीं समझते हैं तो फिर आपकी बर्बादी निश्चित है। और जैसे कि सर ने अभी जाम्बू जी का नाम लिया, तो मैं थोड़ा सा जो है उस बात पे भी जानना चाहूँगा कि सर जो है, सर का नाम जो है दिनेश बिश्नोई है। तो मैं थोड़ा सा बिश्नोई समाज के बारे में जानना चाहूँगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि बिश्नोई समाज जो है किस लिए प्रचलित है, और बिश्नोई समाज के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो हम लोग नहीं जानते और हम लोगों को उन बारे में पता हो। देखो सर, विश्नोई समुदाय आप समझ सकते हो इको वॉरियर, पर्यावरण रक्षक है। वो पर्यावरण का पर्यायवाची है। मतलब वो समुदाय जो पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा सकता है, वो समुदाय जो हिरणों की रक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खा सकता है, वो समुदाय जो वन्य जीवों के लिए रेस्क्यू सेंटर चलाता है, वो समुदाय जो शुद्ध शाकाहारी है, जिसकी स्थापना संत जाम्बू जी ने सन 1485 में थार डेजर्ट में पीपासर नागौर में की। ये समुदाय मुख्य रूप से जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ निवास करता है। पंजाब में भी है, हरियाणा के हिसार इन क्षेत्रों में, थोड़ा बहुत यूपी के इलाकों में भी है, और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी। मेवाड़ में यदि आप भीलवाड़ा देखें तो भीलवाड़ा के पुर और दरीबा जो गांव है वहाँ विश्नोई समुदाय निवास करते हैं। विश्नोई समुदाय की स्थापना की जब आप इतिहास को देखेंगे तो जब जाम्बू जी ने सन 1485 में इस समुदाय की स्थापना की तो उसके कुछ दशक पहले, लगभग 1 दशक तक राजस्थान में या उसमें भयंकर अकाल की स्थिति थी। और अकाल के समय पहले क्या होता था, लोग प्रवास करते अन्य राज्यों में चले जाते, जैसे मालवा की तरफ वेस्टर्न राजस्थान के लोग चले जाते। तो इस प्रकार का प्रवास हो रहा था। और जब अकाल पड़ता है तो गरीबी भी आती है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। गरीबी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के पूरक नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? जैसे अकाल हुआ तो लोगों ने क्या किया, पशुओं के लिए चारा नहीं था तो पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए, और पेड़ पौधों को जड़ के साथ ही काटना शुरू कर दिया, और इस कारण पेड़ पौधे नष्ट होने लगे।
और भोजन उपलब्ध नहीं था तो जानवरों की हत्या भी होने लगी, उनका भी शिकार बढ़ने लगा। तो पेड़ पौधों की भी अकाल से हानि होने लगी और वन्य जीवों को भी हानि होने लगी। इसकी वजह से ये एक संकट की स्थिति आ गई। तब संत जाम्बू जी उसी क्षेत्र में निवास करते थे। उन्होंने सोचा कि यदि इसी तरीके की स्थिति रही तो वेस्टर्न राजस्थान या पूरा संपूर्ण विश्व इस एक नेचर और ह्यूमन के बीच एक संघर्ष फैल जाएगा और समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसे समुदाय की स्थापना की जिसमें प्रकृति और मानव के बीच समन्वय हो। मानव प्रकृति पे नियंत्रण स्थापित न करे बल्कि मानव प्रकृति का एक अंग मानते हुए प्रकृति को की रक्षा करे। तो वो 29 नियमों पे आधारित एक समुदाय स्थापित किया जिसे विश्नोई कहते हैं। 20 मतलब 20, नोई का मतलब 9। इसके 29 प्रिंसिपल्स और 29 प्रिंसिपल्स में से 2 प्रिंसिपल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जीव दया पालनी और रूख लीलो ने गाय। मतलब जीवों के प्रति दया रखो, जो भी वन्य जीव है उनकी रक्षा करो और हरे वृक्ष को नहीं काटो। खेजड़ली की जो घटना है उससे सामान्यतः परिचित है कि सन 1730 में 363 लोगों ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया। तो वो समुदाय है। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट दिनेश जी बिश्नोई साहब। तो वीडियो कैसी लगी और वीडियो को देख करके जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। सही था।